बाबूजी ये वाला नोट नहीं चलेगा। सब्जी वाले ने 100 का नोट विमलेंदु को वापस करते हुए कहा। अरे क्यों नहीं चलेगा भाई, नकली है क्या? विमलेंदु ने झुंझुलाते हुए पूछा। बाबूजी इस पर कुछ लिखा हुआ है, आगे नहीं चला तो हम क्या करेंगे इसका? 100 रुपए का नोट है, कैसे नहीं चलेगा? तो आप ही रख लीजिए ना इसे अपने पास, कहीं और चला लीजिएगा। सब्जी वाला अपनी वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोला। आसपास की दुकान में खड़े हुए लोग घूमकर उसे देखने लगे। बस यही तो पसंद नहीं था विमलेंदु को। वह हमेशा लोगों की नज़र से दूर रहना चाहता था। उसने से धीरे से हाथ बढ़ाकर नोट वापस ले लिया और उसे अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। घर आकर रोज की तरह उसने खाना बनाया और रेडियो ऑन करके लेट गया। सूरज ढल जाने के बाद भी कमरे में मध्यम सी रोशनी आ रही थी। अचानक उसे आज बाजार में हुई बात याद आ गई। शर्ट की पॉकेट में उसने वो नोट निकाला, उस पर लाल रंग से अंग्रेजी में लिखा था लोनली, फिर एक क्वेश्चन मार्क था और उसके नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा था। लोनली यानी अकेलापन। विमलेंदु की जिंदगी में तो कूट कूट कर भरा हुआ था। पिता की सूरत उसे याद भी नहीं थी। ग्रेजुएशन के दूसरे ही साल जब माँ भी गुजर गई तो वो नितांत अकेला हो गया था। कोई भाई बहन भी नहीं, किसी रिश्तेदार से नाता नहीं और दोस्त बनाना उससे कभी हो ही नहीं पाया था। ये बात नहीं थी कि दुनिया बुरी थी, बस उसे यूं लगता था कि मानो वो दुनिया के काबिल नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद से और पिछले 16 साल से वो सहानी टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम कर रहा था। एक कमरे के ऑफिस में एक तरफ सहानी साहब बैठते थे और दूसरी तरफ विमलेंदु। सहानी साहब के लिए विमलेंदु ऑलमोस्ट अदृश्य था, सिर्फ काम के वक्त ही उन्हें दिखाई पड़ता था। और विमलेंदु भी अपनी इस अदृश्यता से खुश था। शायद इसलिए वो इतने सालों से इतने कम वेतन पर भी यहां टिका हुआ था। उसका एक और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था और वो था उस बरसाती के साथ जिसमें वो पिछले 16 साल से किराए पर रह रहा था। एक छोटे से 8 बाय 10 के कमरे में उसने अपनी पूरी दुनिया समेट ली थी। लेकिन वो जानता था कि इतने छोटे कमरे और इतने कम वेतन में गृहस्थी नहीं समेटी जा सकती, इसलिए उसने कभी शादी की बात सोची भी नहीं। खलता तो उसे रोज ही था यह अकेलापन, लेकिन वो ऑफिस में फाइलों के बीच खो जाता और घर पर खुद को वो 4 दीवारों के बीच रख देता। साहसी हालात से लड़ते हैं, कायर भागते हैं और आम आदमी हालात से समझौता कर वक्त की चरखे पर उम्र की सूत काटते हैं। विमलेंदु भी एक ऐसा ही जुलाहा बन चुका था। विमलेंदु पिछले 10 मिनट से उसी नोट को ताके जा रहा था। उसने कई किस्से पढ़े थे अखबारों में, जहां लोगों के अकेलापन का फायदा उठाकर उन्हें लूट लिया जाता था। कहीं ये भी तो कुछ ऐसा ही नहीं? एक पल को उसके मन में यह सवाल उठा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर उठी और वो कांधे उचकाते हुए बड़बड़ाया, मेरे पास लूटने को है ही क्या? उस नोट के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उठा तो रात के 9 बज चुके थे। उसके सामने अंधेरा फैला हुआ था और उसमें पसरा हुआ था उसका अकेलापन। उसे ऐसे अंधेरे से डर लगता था। उसने डर में मुट्ठी भींची तो उसे एहसास हुआ कि वो नोट अब भी उसके हाथ में था। उसने नोट को एक बार और देखा और ना जाने क्यों उसकी उंगलियों ने उसके मोबाइल से वो नंबर डायल कर दिया। 4 रिंग के बाद उधर से आवाज आई, हेलो। विमलेंदु ने आवाज से अंदाजा लगाया कि उस तरफ कोई 60-65 साल का इंसान होगा। हेलो। फिर से आवाज आई। ओ हाँ, वो 100 रुपए के नोट पर आपका नंबर था, विमलेंदु ने हड़बड़ाते हुए बोला। अच्छा, वो क्या नाम है आपका? उस व्यक्ति ने पूछा। विमलेंदु शर्मा। क्या करते हो? एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी,
विमलेंदु ने अनमना होकर कहा, अच्छा, घर पर कौन कौन है? उस आवाज ने बड़ी नरमी से पूछा। विमलेंदु को उसकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वैसे अंतिम बार उससे इतने पर्सनल सवाल 10 साल पहले एक सेंसस वालों ने पूछा था। उसका मन हुआ एक बार कि वो कॉल काट दे, लेकिन कुछ तो था उस आवाज में जिसने उसे कॉल काटने से रोक लिया। जी कोई नहीं है मेरे घर पे, विमलेंदु ने यूं कहा मानो उसे ये चैप्टर बंद करने की जल्दी हो। ओह अच्छा, आज कितनी गर्मी है ना, उस व्यक्ति ने टॉपिक बदलते हुए कहा। जी है तो, लेकिन सर आप कौन हैं? और ये विमलेंदु अपना सवाल पूरा ही कर पाता उससे पहले सज्जन बोल पड़े। मेरा नाम रमाकांत है, मैं यहीं नेहरू नगर में रहता हूँ। वैसे आपके यहाँ लाइट जाती है क्या? जी जाती तो है, लेकिन कभी कभार 1-2 घंटे के लिए, विमलेंदु ने कहा। दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें तुम कहूँगा। और उसी सांस में बिना विमलेंदु के सहमति का इंतजार किए रमाकांत ने पूछा, तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? एक अजनबी के मुंह से दोस्त कहे जाने पर विमलेंदु को कुछ अजीब सा लगा मानो उसके सीने के बाईं ओर कुछ हलचल सी हुई हो। मैं खुद बनाता हूं, उसने धीमे से कहा। आहा, खाने में क्या क्या पसंद है तुम्हें? रमाकांत ने तुरंत पूछा। यह सवाल सुनते ही विमलेंदु को लगा मानो उसके गले में एक बड़ा सा गोला अटक गया हो। मां के जाने के बाद पिछले 17 सालों में किसी ने उससे सवाल नहीं पूछा था। वैसे मां की बनाई हुई खीर उसे बहुत पसंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। उसके गले और आंखों में दर्द उतरने लगा। अरे दोस्त बोलो तो, मुझे तो तिलक चौराहे की कचौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, उधर से रमाकांत बोल रहा था। विमलेंदु खुद को संभाल नहीं पा रहा था और उसने कॉल काट दिया। वो रात भर सोचता रहा कि ये क्या अजीब माजरा है, क्यों कोई उसके बारे में जानना चाहेगा। उसके अकेलेपन से सामने वाले व्यक्ति को क्या मतलब, पता नहीं ये क्या खेल था। लेकिन हाँ, एक बात तो थी, उस व्यक्ति ने अनजाने में ही सही उसके मन की कोई तार छेड़ दी थी। विमलेंदु निश्चिंत था और अब उस नंबर से उसका पीछा छूट गया, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया था। लेकिन वो गलत साबित हुआ। अगले दिन शाम 7 बजे उसी नंबर से कॉल आया। उसने कुछ देर तो फोन बजने दिया, फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वैसे भी सहानी साहब और टेली मार्केटिंग वालों के अलावा कोई तो था जो उसे कॉल करता था। तीसरे दिन शाम 7 बजे फिर उसी नंबर से कॉल आया। विमलेंदु ने अपना मन बना लिया था कि अब कभी अगर उस व्यक्ति का कॉल आया तो उसे कह देगा कि उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने मन में बनाए डायलॉग को बोलने के लिए जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, अरे दोस्त कहाँ चले गए थे, एक चुटकुला सुनोगे? फिर बिना उसकी सहमति का इंतज़ार किए रमाकांत ने एक और चुटकुला सुना डाला। विमलेंदु मन में सोच रहा था कि अजीब चिपकू इंसान है, लेकिन इतने में उसे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई और सालों बाद आज वो हंस रहा था। उसे लगा मानो उसका 8 बाय 10 का कमरा खुला आसमान बन गया और वो उसमें पंख फैलाए उड़ रहा हो। उस दिन रमाकांत से उसकी आधे घंटे बात हुई। ज्यादातर समय वो रमाकांत के सवालों के जवाब दे रहा था, लेकिन उस दौरान वो रमाकांत से कोई सवाल नहीं पूछ पाया, बल्कि रमाकांत ने उसे कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। उस रात बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ गई। अब विमलेंदु और रमाकांत की रोज बातें होती। विमलेंदु शाम का इंतजार करता और दिन भर अपनी जिंदगी और आसपास घट रही घटनाओं पर ध्यान देता, ताकि शाम को जब रमाकांत का फोन आए तो इसके पास भी कुछ हो बताने को। उसे लगने लगा था कि वो भी इस दुनिया का एक हिस्सा हो गया हो। एक बार तो वो तिलक चौराहे पर कचौरी भी खाया। लौट कर जब उसने रमाकांत को बताया कि उसे वो कचौरियाँ अच्छी लगीं तो
रमाकांत ने उसे शहर में तमाम उन हलवाइयों का नाम बताया जो अच्छी मिठाई और नमकीन बनाते थे। विमलेंदु अक्सर इन दुकानों पर जाने लगा था। उसके जीवन में एक अनजाना सा रंग भरने लगा था। 3 महीने तक यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन शाम को 6 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। आप विमलेंदु शर्मा हैं? जी कहिए। मैं रमाकांत साहब का वकील हूं। उन्होंने आपके लिए 1 लाख रुपए का चेक भेजा है। विमलेंदु ने लिफाफा खोला तो उसमें 1 लाख रुपए का चेक और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय दोस्त, वैसे तो इस दुनिया में हम आते अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, पर इस आने जाने के दरमियान हम में से कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। कुछ महीनों तक तुम मेरे साथ चले इस जिंदगी के सफर में, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। बीते 65 सालों में मैंने तुम जैसे बहुत कम इंसान देखे हैं जो एक अनजान व्यक्ति को अपना समय देते हो। परिवार के बंधन से बनने वाले पैदाइशी रिश्ते मुक्त रखता हो। मैंने अनाथ आश्रम में होश संभाला और जवानी छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालने में बिता दी। 20 साल पहले एक लॉटरी टिकट खरीदी तो ऊपर वाले ने भी शायद तरस खाकर छप्पर फाड़ के दे दिया। मैं उस पैसे से खूब खाया पिया घूमा, लेकिन जहाँ जाता जो करता ये अकेलापन मेरे साथ ही रहता। शादी की कोशिश की तो लोग मेरे पैसे की वजह से ही अपनी बेटी देने को तैयार हो जाते, लेकिन उनकी आंखों में मुझे ये लालच दिख जाती। वैसे भी आज़ाद परिंदे को पिंजड़ा कहाँ जाता है। इसलिए एक दिन मैंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। जानते हो, वो 100 रुपये का नोट मेरे लिए जरिया है मेरे जैसे लोगों तक पहुँचने का। इस संसार में सबसे भारी बोझ होता है अकेलापन। किसी का ये बोझ मैं हल्का कर सकूं, किसी के साथ 4 कदम चल सकूं, बस यही चाह थी। और हाँ, इसी बहाने मेरे अकेलेपन को भी दवा मिलती रही। तुम्हारे दिए गए कीमती पलों का कोई मोल नहीं, लेकिन मैं ये चेक तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। ये चेक रख लेना और कल से मुझे कॉल मत करना, नहीं मैं तुम्हें कॉल करूँगा, क्योंकि हमारी राहें भले ही एक हैं पर शायद मंजिलें अलग अलग। तुम्हारा दोस्त रमाकांत। अंतिम पंक्तियों ने विमलेंदु को हिला कर रख दिया। उसने वकील से कहा, यह एक ऐसा क्लॉज है कि हम दोनों की अब बात नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपए। जाकर रमाकांत जी को वापस कर दीजिए। बात करें या ना करें ये उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये चेक नहीं लूँगा। वकील ने कहा, 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है सर, एक बार फिर सोच लीजिए। अभी तो मैं चलता हूँ, अगर आपका मन बदल जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है। वकील अपना कार्ड थमा कर चला गया। विमलेंदु के लिए रिश्ता कोई मौसमी फसल नहीं था जिसे काट कर वो अपना पेट भर लेता। उसे तो रिश्ता एक घना छायादार पेड़ सा लगता था जिसके नीचे बैठ वो कुछ पल सुकून से गुजारता था। लेकिन वकील ने भी तो सच ही कहा था, 1 लाख कोई कम रकम तो होती नहीं। विमलेंदु रात भर बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने वकील को फोन किया। क्यों विमलेंदु बाबू, आपने मन बदल लिया क्या? वकील ने पूछा। नहीं, मुझे रमाकांत जी का पता चाहिए, विमलेंदु ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं नहीं दे सकता, वकील ने हिचकिचाते हुए कहा। वो इस सवाल के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे चाहिए उनका पता। उनको मेरा पता तो उन्होंने ले लिया, पर उनका पता नहीं दिया। गिव एंड टेक तो उनकी बुनियादी उसूल है ना। विमलेंदु की आवाज़ की दृढ़ता ने वकील को चौंका दिया। उसे लग रहा था कि विमलेंदु बिना पता लिए मानेगा नहीं। D/61 नेहरू नगर। धन्यवाद कहकर विमलेंदु ने फ़ोन रख दिया। विमलेंदु समझ गया था कि रमाकांत आइंदा उसे न कॉल करेगा न ही उसकी कॉल लेगा। बस अब एक ही रास्ता था कि वो रमाकांत से मिलकर उसे समझाए कि
रमाकांत उसके जीवन का कितना अहम हिस्सा बन चुका था। सारा दिन वो बस उसके चिट्ठी के बारे में सोचता रहा कि रमाकांत का जीवन भी उसके जीवन की तरह रहा होगा। बस दोनों में एक ही फर्क था, तो उनकी आर्थिक स्थिति का। शाम को हल्की बारिश शुरू हो गई थी। ऑफिस से निकल वो ढूंढते हुए D/61 नेहरू नगर पहुंच गया। कॉलिंग बेल बजाई तो पजामा कुर्ता पहने एक वृद्ध सज्जन ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। इससे पहले कि विमलेंदु कुछ बोल पाता, वो बोले, मैं ही रमाकांत हूं, तुम विमलेंदु हो ना? विमलेंदु ने सहमति में सर हिला दिया। रमाकांत ने उसे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। विमलेंदु घर के चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। घर का हर कोना करीने से सजाया हुआ था। मैं जानता था कि तुम वो 1 लाख रुपए नहीं लोगे, रमाकांत ने उसके ऑब्जेक्शन में दखल अंदाजी करते हुए कहा। फिर आपने वो क्यों भेजा था? कि आप वाकई नहीं समझ सके कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप मेरी आदत बन चुके हैं और मुझे नहीं चाहिए था इस आदत से छुटकारा। मैं नहीं जानता आपकी क्या मजबूरी है कि आप खुद को मुझसे इन पैसों के बदले काटना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना मूर्ख और असंवेदनशील नहीं हूं कि पैसों के बदले मैं इस दोस्ती के छायादार पेड़ को काट दूं। विमलेंदु रोष में बोला तो जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम हो रही थीं। रमाकांत उसके सामने बैठे उसे एक टक देखे जा रहा था। अचानक उन्होंने आगे बढ़कर विमलेंदु का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, माफ करना दोस्त, गलती हो गई। आज से जब चाहो तुम मेरे पास आ सकते हो। उस शाम से दोनों की स्नेह की बारिश में उनके बीच खड़ी औपचारिकता की दीवार ढह गई। अब रोज विमलेंदु ऑफिस से निकलते ही रमाकांत के घर पहुंच जाता। दोनों मिलकर चाय पीते और कभी ढेर सारी बातें करते, तो बस कभी चुपचाप बैठे कोई किताब या अखबार पढ़ते। पता नहीं कितने महीनों से तक यूं ही चलता रहा। अब रमाकांत के घर की जमीन के रेगिस्तान पर हरी दूब उगाई थी। एक दिन ऑफिस में साहनी साहब ने कहा, विमलेंदु कल तुम भोपाल चले जाओ, एक पेमेंट कलेक्ट करना है, 3 दिन में वापस आ जाओगे। रमाकांत ने उसे भोपाल में देखने लायक जगहों की लिस्ट थमा दी। अगले दिन जब सुबह विमलेंदु उठा तो उसकी बाईं आंख फड़क रही थी। उसका पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब सी बेचैनी हो रही थी। 9:30 बजे वह स्टेशन पहुंच गया, लेकिन उसे ट्रेन में बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। पहले भी वो शहर से बाहर गया था, लेकिन कभी उसे यूं महसूस नहीं हुआ था। नौकरी छिन जाने के डर से वो ट्रेन में बैठ तो गया था, लेकिन उसका मन इस आशंका से भारी हुआ जा रहा था कि कहीं कुछ अनर्थ होने वाला था। रात को भोपाल पहुंचते ही विमलेंदु ने रमाकांत को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, सोचकर उसने फिर कॉल नहीं किया। रात को सोने लगा तो फिर वही बेचैनी होने लगी। होटल के रूम में वो घड़ी की सुई को रात भर ताकता रहा। सुबह उठकर फिर उसने रमाकांत को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। सारा दिन वो रमाकांत तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आशंका अब यकीन में बदलती जा रही थी कि कुछ तो अनहोनी हुई है। पेमेंट कलेक्ट कर उसने उस शाम को वकील को फोन किया तो पता चला कि रमाकांत को कल दिल का दौरा पड़ा था और वे आईसीयू में थे। विमलेंदु के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसकी अगली ट्रेन अगले दिन थी, लेकिन उसने रात वाली बस पकड़कर शहर पहुंचते ही सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां रिसेप्शन पर जब उसने रमाकांत का नाम पूछा तो वहां बैठी नर्स ने कहा कि वो सिर्फ किसी विमलेंदु शर्मा से मिलने की ही इजाजत दे सकती हैं। विमलेंदु अपना आई कार्ड दिखाते हुए अपने परिचय देता है। हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने उसे आईसीयू के बेड नंबर 6 के सामने लाकर कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये आपका नाम बार बार ले रहे हैं, इसलिए आपको इनसे मिलने की इजाजत दी गई है।
अपने दोस्त को ऐसी स्थिति में देखकर वो बौरा सा गया। रमाकांत के पास बैठकर एक ही नई बात न जाने दोहराता रहा, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। अचानक रमाकांत ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कांपते हुए टूटे शब्दों में कहा, दोस्त, मैंने इस हॉस्पिटल को अपना देह दान कर दिया है। तो मेरे जाने के बाद अखबार में मेरे जाने की खबर छपवा देना, और हो सके तो एक सभा भी रखना। कहते कहते रमाकांत फिर स्थिर हो गया। नर्स ने उसे आकर बाहर जाने को कहा। आईसीयू के बाहर बैठा वो खिड़की के सामने से ढलता हुआ सूरज देख रहा था। 15 मिनट बाद डॉक्टर ने आकर उसे खबर दी कि रमाकांत अब नहीं रहे। खिड़की के बाहर सूरज ढल चुका था। इस बार फिर विमलेंदु को अंधेरे से डर लग रहा था, लेकिन उसके मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि वो कौन था जिस तक रमाकांत अपने देहांत की खबर पहुंचाना चाहता था। विमलेंदु ने अखबार में श्रद्धांजलि सेक्शन में रमाकांत के देहांत की खबर छपवाई, जिसमें उसने चौथे दिन शोक सभा के बारे में भी लिखवाया। शोक सभा 10 बजे सुबह रमाकांत के घर पर ही रखी गई थी। इन 4 दिनों में विमलेंदु कितनी बार बहुत रोया। उसे अपनी माँ और रमाकांत की बहुत याद आ रही थी। एक बार और उसे दुनिया की बिखरती हुई सी लग रही थी, और इस बार भी अकेले था। एक बार और उसे दुनिया बिखरती हुई सी लग रही थी, और वो इस बार भी अकेला था। कोई नहीं था उसके कंधे पर हाथ रखने वाला। उफ, वही अकेलापन फिर दिल के खाली कोने में आकर बसने को तैयार खड़ा था। उसने सुबह सुबह जाकर रमाकांत के घर के सामने वाले कमरे में गद्दी डालकर उस पर सफ़ेद चादर बिछा दी। एक टेबल पर छोटे से फ्रेम में रमाकांत की फोटो भी लगा दी। सामने बैठे पंडित जी गीता का पाठ कर रहे थे। अब बस उसे इंतजार था तो उस व्यक्ति का जिस तक रमाकांत अपनी मौत की खबर पहुंचाना चाहते थे। 10 बजे एक 24-25 साल का नवयुवक खुले दरवाजे से अंदर आया। विमलेंदु ने हाथ जोड़कर युवक को गद्दी पर बैठने का इशारा किया। पंडित जी गीता का पाठ किए जा रहे थे। अगले 30 मिनट में 3 और लोग भी वहां आए। अब सब बैठकर गीता सुन रहे थे। पाठ खत्म होते ही विमलेंदु ने उठकर कहा, मैंने ही रमाकांत जी के देहांत के बारे में अखबार में खबर छपवाई थी। मैं उनका दोस्त हूं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना परिचय दें। सबसे पहले आए युवक ने उठकर अपना गला साफ करते हुए कहा, रमाकांत जी मेरे मित्र थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक 100 रुपए के नोट पर उनका नंबर लिखा हुआ मिला था और फिर वहीं से अपनी दोस्ती शुरू हुई। लेकिन अचानक उन्होंने एक दिन मेरे घर 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया और कभी मुझसे बात न करने की कसम ली। दूसरे, तीसरे और चौथे व्यक्ति का भी यही परिचय था। सबकी कहानी एक ही थी। विमलेंदु को समझ में आ रहा था कि इस नोट के जरिए कई लोग रमाकांत के दोस्त बने थे, लेकिन उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि ये अखबार में खबर छपवाने के लिए क्यों कहा था रमाकांत ने। तभी हड़बड़ाते हुए वकील अंदर आया और उसने एक बड़ा सा लिफाफा विमलेंदु को थमा गया। यह आपकी अमानत है। महीने भर पहले बाबूजी ने इसे मुझे दिया था और कहा था कि जब उनको कुछ हो जाए तो ये मैं आप तक पहुंचा दूं। खोल कर देखा तो उसमें रमाकांत की वसीयत थी। इसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। साथ में फिर एक चिट्ठी थी। प्रिय दोस्त, जब ये चिट्ठी तुम पढ़ रहे होगे तब तक शायद तुम मेरे कई और दोस्तों से मिल चुके होगे, क्योंकि वे अच्छे लोग हैं। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी खबर सुनकर वो आएंगे। जो 4 कदम साथ चले वो दोस्त बन जाता है, और जो अंत तक साथ चलता है वही होता है सच्चा साथी। तुम ही मेरे सच्चे साथी हो।
वो सब कुछ जो मेरा है वो उसी दिन तुम्हारा हो गया था जिस दिन तुमने मेरे घर की डोरबेल बजाई थी। ये वसीयत तो बस एक कानूनी कागज है। तुमने एक बार कहा था ना कि वो 100 रुपये का नोट तुमने अपने संदूक में रख दिया है। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम उस नोट को फिर से किसी को दे दो, क्योंकि अब मेरा मोबाइल नंबर भी तो तुम्हारा ही है ना। खुश रहना दोस्त, हमेशा। विमलेंदु की आंखें नम थी और वो रमाकांत की फोटो के सामने जलते दिए को देख रहा था। अब उसे अंधेरे से कोई डर नहीं था।